नमस्कार साथियों, चाणक्य संस्कृत अकादमी में आप सभी लोगों का स्वागत है। साथियों, आज मैं रघुवंश महाकाव्य का तीसरा श्लोक लेकर आप सभी के सामने आया हूं। आज मैं तीसरे श्लोक की व्याख्या करूंगा। दो श्लोक हम लोग पूर्व में पढ़ चुके हैं, उनकी व्याख्या को देख चुके हैं, तो आज हम लोग तीसरे श्लोक को देखेंगे। आइए देखते हैं साथियों तीसरा श्लोक हमारा। और जैसा कि मैं हर बार आपको सूचना दे ही रहा हूं कि यूपीएससी और पीसीएस की जो साथी हमारे तैयारी करते हैं और ऑप्शनल के रूप में संस्कृत विषय का चयन किए हुए हैं, उनके लिए बहुत ही बेहतरीन और अपडेटेड नोट्स जो है तैयार हो चुका है विषय विशेषज्ञों के द्वारा। और इस नोट्स को लेने के बाद आपको किसी पुस्तक की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यह बहुत ही सारगर्भित और अपने आप में एक महत्वपूर्ण और विशिष्ट जो है नोट्स है। तो साथियों, जिन भी हमारे मित्र को आवश्यकता हो, हमारे दर्शकों को आवश्यकता हो, हमारी वेबसाइट चाणक्य संस्कृत एकेडमी पर जाकर वहां से हमारा ईमेल ले सकते हैं, वहां से हमारी टीम का नंबर ले सकते हैं और फोन करके यह नोट्स पा सकते हैं। तो साथियों, आइए हम लोग देखते हैं। और नीचे हम लोग जो है आपको लिंक जो है अपनी वेबसाइट का आपको दे देते हैं, और पुस्तकों का आपको एक लिंक भी दे रहे हैं, लिस्ट भी दे रहे हैं। और मैंने ये भी सोचा है कि जो विषय सूची है नोट्स की, उसको भी आपको दे दिया जाए, जिससे आप देखकर जो है संतुष्ट हो जाइए, फिर नोट्स को आप लीजिए। आइए देखते हैं हम लोग तीसरा श्लोक। तीसरा श्लोक है साथियों, मंदः कवियशः प्रार्थी गमिष्यामि उपहास्यताम। अलग अलग करके मैं पढ़ रहा हूं जिसको आपको पढ़ने में आसानी हो। गमिष्याम्युपहास्यताम एक साथ है, अलग अलग पढ़ेंगे तो गमिष्यामि उपहास्यताम। आगे इसमें जो है जड़ संधि है। आइए देखते हैं। प्रांशुलभ्ये फले लोभात उद वाहुरिवामना है, या अगर एक में पढ़ेंगे तो लोभादुद वाहु रिव वामना, इस तरीके से एक साथ पढ़ सकते हैं। प्रांशुलभ्ये फले लोभात दुद वाहु रिव वामना है। तो आइए साथ में पढ़ते हैं। मंदः कवियशः प्रार्थी गमिष्यामि उपहास्यताम। प्रांशुलभ्ये फले लोभात उद वाहुरिव वामनः। प्रांशुलभ्ये फले लोभात उद वाहुरिव वामनः। मंदः कवि यशः प्रार्थी गमिष्यामि उपहास्यताम। प्रांशुलभ्ये फले लोभात उद वाहुरिव वामनः। प्रांशुलभ्ये फले लोभात उद वाहुरिव वामनः। ये आपका तीसरा श्लोक है रघुवंश महाकाव्य का। और साथियों, आपको मैंने बताया है कि जो हमारा संदर्भ होगा वह पूर्ववत होगा, अर्थात जैसे पहले श्लोक का हमारा संदर्भ था वही संदर्भ जो है इस तीसरे श्लोक का भी रहेगा। तो इसलिए आप संदर्भ को लेकर कंफ्यूज मत होइए, परंतु मैं एक बार संदर्भ को फिर से बता देता हूं कि प्रस्तुत श्लोक महाकवि कालिदास द्वारा विरचित रघुवंश महाकाव्य के प्रथम सर्ग से उद्धृत है। या आप यूं लिख सकते हैं, प्रस्तुत श्लोक रघुवंश महाकाव्य के प्रथम सर्ग से उद्धृत है और इसके रचनाकार महाकवि कालिदास जी हैं। और अधिक लिखना चाहते हैं तो ये लिखिए कि यह प्रथम सर्ग का प्रथम श्लोक है। बस हो गया इतना। अब देखिए प्रसंग जो है भिन्न है, अलग है, तो हम लोग प्रसंग देखते हैं। प्रसंग आपका है, प्रस्तुत श्लोक में महाकवि कालिदास अपनी विनम्रता का प्रदर्शन करते हुए कहते हैं कि मैं मंद बुद्धि वाला होकर कवियों को प्राप्त होने वाले यश का प्रार्थी हूं, अतः संसार में मेरी हंसी होगी। यह तो रहा इसका प्रसंग। आइए देखते हैं इसका अन्वय हमने देखिए नीचे दिया है कि मंदः कवियशः प्रार्थी प्रांशुलभ्ये, यहाँ प्रांश हो गया, प्रांशु होगा। प्रांशुलभ्ये फले लोभात उद्बाहु वामनः इव उपहास्यताम गमिष्यामि। ये रहा इसका अन्वय। अब देखिए हम लोग शब्दार्थ देखते हैं। तो हमारा शब्दार्थ है मंदः माने मूर्ख, मूढ़ जिसको आप लोग कहते हैं। कवियशः प्रार्थी, कवियों के यश को, कवियों के यश को, द्वितीय विभक्ति,
कवि यशा माने कवियों के यश को चाहने वाला, कवि यशा प्रार्थी माने कवि अर्थात कवियों के यश को चाहने वाला, प्रांशु लभ्ये लंबे पुरुष के द्वारा प्राप्त होने वाले, फले माने फल के लिए, लोभात माने लालच से, उदबाहु माने ऊपर की ओर भुजाओं को उठाए हुए, मतलब दोनों बाहों को उठाए हुए, वामना माने बौने के, यू माने समान, वामना माने बौना होता है, यू माने समान, उपहास्यता माने हंसी के पात्र को, गमिष्याम माने प्राप्त करूंगा, मतलब हंसी का पात्र होऊंगा या हंसी की पात्रता को प्राप्त करूंगा या हंसी के पात्र को प्राप्त करूंगा। तो इस प्रकार इसका शब्दार्थ रहा साथियों। अब हम लोग इसकी व्याख्या देखते हैं। देखिए पहले अर्थ देखते हैं। कहते हैं कि मंदा माने मूर्ख या मंद बुद्धि होने पर अर्थात मूर्ख होने पर भी मैं महान कवियों के यश को प्राप्त करने की इच्छा कर रहा हूं। उन्नत पुरुष या अर्थात ऊंचे कद वाले पुरुष के द्वारा प्राप्त होने योग्य फल के लिए लोभवश अर्थात लालच से ऊपर की ओर भुजाओं अर्थात बाहों को उठाए बौने पुरुष के समान हंसी का पात्र बन जाऊंगा, अर्थात उपहास योग्यता को, उपहार नहीं यहाँ उपहास होना चाहिए, सामने योग्यता को प्राप्त करूंगा। अब आइए हम लोग इसकी व्याख्या करेंगे। पहले हमने श्लोक देखा, अन्वय देखा, शब्दार्थ देखा, अर्थ को देखा, अर्थात अर्थ हमने जाना। अब हम जानेंगे व्याख्या। देखिए महाकवि कह रहे हैं, महाकवि इसमें कह रहे हैं कि मंदा कवि यशः प्रार्थी, महाकवि कालिदास अपने लिए दो विशेषणों का प्रयोग करते हैं या किए हैं। कौन कौन से? मंद और कवि यशः प्रार्थी, मंद और कवि यशः प्रार्थी। आपको बताया था मंदा माने मूर्ख, कवि यशः प्रार्थी माने कवियों के यश को चाहने वाला। यहाँ दो विशेषण अपने लिए इन्होंने प्रयोग किया है। इनमें से मंद का तात्पर्य है मूर्ख अथवा कवि की अपनी घोषणा अनुसार उसकी बुद्धि सीमित विषयों के ज्ञान वाली अल्प विषय मति। पूर्व श्लोक में इन्होंने दूसरे में बता दिया है, उसमें उन्होंने यह बता दिया, घोषणा कर दिया था कि मेरी बुद्धि जो है सीमित विषयों के ज्ञान वाली है। अतः मंद का अर्थ हुआ मंद बुद्धि वाला लिया जा सकता है। यहाँ पर मंद का अर्थ हुआ मंद बुद्धि वाला, तो यहाँ पर मंद का अर्थ हम मंद बुद्धि वाला ले सकते हैं या लिया जा सकता है। तो मंद बुद्धि वाला होने से उसे काव्य के निबंधन अर्थात काव्य के प्रणयन में, काव्य की रचना में उपयोगी तत्वों का समुचित सन्निवेश विदित नहीं हो पाएगा, ज्ञान नहीं हो पाएगा, जानकारी नहीं हो पाएगी। अच्छे मतलब उसे काव्य के, अपने इस महाकाव्य के या किसी भी काव्य में जो मंद बुद्धि वाला होगा उसे काव्य के निबंधन में जो महत्वपूर्ण तत्व हैं, उपयोगी तत्व हैं उनकी समुचित जानकारी नहीं हो पाएगी। अतः मंद का अर्थ मूढ़ भी लिया जा सकता है। मूढ़ का तात्पर्य क्या है? देखिए मूढ़ का तात्पर्य मूर्ख से अलग है। मूढ़ का तात्पर्य है उचित और अनुचित के परिज्ञान, मतलब उसके ज्ञान के विषय में मोह से युक्त। अब देखिए दूसरा विशेषण है कवि यशः प्रार्थी। करे हंसी के पात्र बनने की कारणता को दिखलाता है, हंसी के पात्र की कारणता को दिखलाता है। कवि के रूप में यश प्राप्त हो इसके लिए बुद्धि का सूक्ष्म होना आवश्यक है। सूक्ष्म माने बहुत ही ज्ञानी होना, तीव्र कुशाग्र बुद्धि का उसे होना चाहिए। और मंद होते हुए भी कवि के यश की इच्छा करना उपहास का कारण बनेगा। देखिए कोई मंद बुद्धि है, जैसे कोई जिस चीज की योग्यता नहीं रखता उसको प्राप्त करना यदि वो चाहे तो वह हंसी का पात्र होता है समाज में। जैसे कोई जो है उसके पैर में दिक्कत है और वह चाहे उसेन बोल्ट बन जाए तो लोग हंसेंगे ही ना कि अरे ये चल तो सकता नहीं है और ये चला है उसेन बोल्ट की तरह दौड़ने।
या जिसको साइकिल भी नहीं चलाना है वह एरोप्लेन चलाना चाहे तो लोग उस पर हंसेंगे ना। तो इसी प्रकार की बात है कि कहते मंद होते हुए भी कवि के यश को इच्छा करना, यश की इच्छा करना उपहास का कारण बनेगा। व्यक्ति जो भी इस तरीके की इच्छा करता है। इस प्रकार महाकवि कालिदास अपने पूर्व कवियों, पूर्व कौन, वाल्मीकि, व्यास आदि के द्वारा प्राप्त यश की अभिलाषा करने के कारण अपनी उपहास्यता को बतला रहे हैं। देखिए यहाँ कब यशा प्रार्थी कह रहे हैं कि कब यशा, जिस यश को हमारे पूर्ववर्ती कवियों ने प्राप्त कर लिया है। कौन पूर्ववर्ती? वाल्मीकि और व्यास आदि ऐसे महाकवि जो हैं जिस यश को प्राप्त कर लिए हैं, उस यश की अभिलाषा करने के कारण महाकवि कालिदास कह रहे हैं कि मैं उपहास का पात्र बनूंगा, क्योंकि ऐसे ही यश की प्राप्ति की इच्छा ये कर रहे हैं जैसा यश महाकवि कालिदास और व्यास इत्यादि इनके पूर्व कवियों ने जो प्राप्त कर लिया है यश को, वैसा ही यश यह प्राप्त करना चाह रहे हैं। कह रहे हैं कि मैं मंदबुद्धि हूं और ऐसे यश की मैं कामना कर रहा हूं, प्राप्त करना चाह रहा हूं, अतः मैं उपहास का, मेरे ऊपर लोग हंसेंगे, इसलिए करें कि मैं उपहास्यता को बतला रहे हैं कि मतलब मेरे ऊपर लोग हंसेंगे, मेरी जग हंसाई होगी, क्योंकि मैं तो एक मंदबुद्धि हूं, मूढ़ व्यक्ति हूं, जो उचित अनुचित का जो है उसको ज्ञान भी नहीं है, तो वह कैसे ऐसे महत्वपूर्ण ग्रंथ की रचना करने का साहस कर सकता है। अब देखिए वो अपनी उपहास्यता को किससे तुलना कर रहे हैं, किससे उपमा अपनी दे रहे हैं, वो देखिए। करें क्योंकि लंबे पुरुष के द्वारा प्राप्त होने योग्य फल का उपमेय कवियों का यश है। देखिए करें कि जो फल यहां पर कह रहे हैं कि कवि तो उसी प्रकार देखिए यश की कामना कर रहा है। और हंसी का पात्र कैसे बनेगा? करें कि जैसे यदि कोई बौना व्यक्ति यह प्रयास करे कि ऐसे फल को तोड़े जो लंबे व्यक्ति के द्वारा ही तोड़ा जा सके, अर्थात कोई जो फल लंबे व्यक्ति के द्वारा तोड़ा जा सकता है या पाया जा सकता है, यदि उसे कोई बौना व्यक्ति तोड़ने का प्रयास करे तो लोग उस पर हंसते हैं, मतलब उसकी हंसी उड़ाते हैं। तो कवि ने इस तथ्य को अपने ऊपर ही उद्घाटित करने का प्रयास किया है और कहते हैं यहाँ पर देखिए कह रहे हैं कि लंबे पुरुष के द्वारा प्राप्त होने योग्य फल का उपमेय कवियों का यश है। जो उसका उपमेय है वह क्या है? यश है। और महाकवि कालिदास अपने को वामन पुरुष का उपमेय बना रहे हैं, अपने को वामन अर्थात बौना पुरुष का उपमेय बना रहे हैं। इससे पूर्ववर्ती कवियों के सामने अपनी बुद्धि की मंदता को ख्यापित मतलब बताते हुए या ख्यापित करने से उनकी विनम्रता प्रकट होती है। उपमेय और उपमान, तो यहां जो है अपनी जो उपमेय बना रहे हैं अपने को वो बौना बना रहे हैं। तो इससे तो यहां कुल मिला के क्या कहना चाह रहे हैं? इससे पूर्ववर्ती कवियों के सामने अपनी बुद्धि की विनम्रता मतलब मंदता को स्थापित करने के साथ या ख्यापित करने से उनकी विनम्रता प्रकट होती है। कि उनका कहना, देखिए उनका तात्पर्य यह है कि जो हमारे पूर्ववर्ती कवि थे वो बहुत ही विद्वान, बहुत ही बुद्धिमान थे और उनके सामने मेरी बुद्धि कुछ भी नहीं है, ऐसी बात कहकर वे अपनी विनम्रता को यहाँ पर प्रकट कर रहे हैं। इससे यह भी सूचित होता है कि कालिदास की दृष्टि में काव्य का मुख्य प्रयोजन यश की प्राप्ति भी है। अब देखिए काव्य का प्रयोजन, मैं आपको जब काव्य शास्त्र लेकर आऊंगा उस विषय को, तो मैं वहां आपको काव्य का लक्षण, काव्य का प्रयोजन, काव्य का हेतु, ये इन सबकी चर्चा विस्तार से करूंगा, क्योंकि इससे संबंधित प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। तो वहां आचार्य मम्मट कहते हैं कि काव्यम यशेर्थ कृतम व्यवहार विदम श्वेत रक्षते सद्य पर निर्वृत्तये कांता संमिततयोपदेशुजे। तो क्या है? काव्यम यश से, काव्य यश के लिए अर्थात काव्य से यश की प्राप्ति होती है। बस इतना जानिए, आगे हम वहां बताएंगे। तो यहाँ पर कालिदास की दृष्टि में
काव्य का मुख्य प्रयोजन यश परिलक्षित हो रहा है, दृष्टिगोचर हो रहा है, क्योंकि यह पूर्व कवियों के यश को प्राप्त करने की इच्छा कर रहे हैं, चाहत रखते हैं। तो साथियों, इस प्रकार से आप इस व्याख्या को देख सकते हैं, अच्छे से इसकी तैयारी कर सकते हैं। यह एक बहुत ही क्वालिटेटिव और बेहतरीन व्याख्या है। ऐसी व्याख्या आपको कहीं नहीं मिलेगी, क्योंकि यह मल्लनाथ की टीका पर आश्रित है, मल्लनाथ की टीका के अनुसार है, जो कि सामान्य आप पुस्तकों में देखेंगे तो एक सामान्य व्याख्या कर देते हैं, क्योंकि एक मानित, एक महत्वपूर्ण, एक प्रसिद्ध जो व्याख्या है वह मल्लनाथ की टीका है। इसका साहित्यिक वैशिष्ट्य हम लोग देखते हैं, प्रस्तुत श्लोक में उपमालंकार, अनुष्टुप छंद, वैदर्भी रीति और माधुरी गुण है। व्याकरणात्मक टिप्पणी में देखिए, व्याकरणात्मक टिप्पणी में यहां आप देख सकते हैं कि गमिष्याम उपहास्यताम, गमिष्याम्युपहास्यताम अलग अलग करेंगे तो गमिष्यामि उपहास्यताम, यहां पर आपको संधि मिलेगी यण संधि, यण संधि यहां पर आपको मिलेगी और सूत्र है इको यणची। अगला देखिए, गमिष्यामि, गम धातु लिट लकार उत्तम पुरुष एक वचन का रूप है, फले, फल शब्द सप्तमी विभक्ति एक वचन रूप है, ये देखिए सामने। कब यशः, कवि नाम यशः, शशि तत्पुरुष समास इसमें है। प्रांशु लभ्ये, ये रहा, तो प्रांशुना लभ्य तृतीया तत्पुरुष समास है, इसमें तत्पुरुष समास। उद्बाहु, ये रहा उद्बाहु, क्योंकि अलग अलग करेंगे तो लोभात उद वाहु इव वामना, तो उच्छ्रितौ बाहु यस सा उद्बाहु बहुब्रीहि समास। तो इस प्रकार साथियों आप इसकी व्याकरणात्मक टिप्पणी को देख लिए। तो साथियों आप इस व्याख्या को अच्छे से तैयार करिए, यह व्याख्या बहुत ही उपयोगी है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। जितने भी श्लोक हैं वह सब महत्वपूर्ण हैं, इनको अच्छे से तैयार करिए, बार बार लिखकर अभ्यास करिए। कोई भी यदि आपकी शंका हो, कोई भी यदि आपका सुझाव हो तो हमें ईमेल करिए और हमारे कमेंट बॉक्स में लिखिए। तो जय तो संस्कृतम।